नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 मई 2023 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स में जल्लीकट्टू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तमिलनाडु की सरकार खुश है। ये जजमेंट क्या बोलता है इसको देखेंगे। एनिमल राइट जो एक्टिविस्ट है वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। विशाखापट्टनम में 23 पुलिस स्टेशन में ई मलखान फैसिलिटी इंप्लीमेंट की जा रही है बाई जून। ये ई मलखान फैसिलिटी क्या है इसको यहाँ पे समझने करेंगे। वेस्ट बंगाल की सरकार में जो ममता बनर्जी जी ने बैन लगाया था केरला स्टडी के ऊपर, उस बैन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। तो ये क्या है न्यूज़, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन ध्वस्त क्या है इस पर्टिकुलर न्यूज़ को समझेंगे। उसके बाद नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसको मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे 28 मई को। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है अंडर द सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में ओवरऑल में यहाँ पे बातचीत करेंगे। फिर लंपी स्किन डिजीज़ को लेके जो फैलाव हो रहा है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जा रही है। लंपी स्किन डिजीज़ कौन से वायरस की वजह से होता है, तो जो बेसिक्स हैं इसके उसको देखेंगे। फिर भाई जो चाइनीज़ वेसल, जो डीप फिशिंग वेसल अभी रिसेंटली कैप्साइज हुआ है, तो उसके लिए इंडियन नेवी ने भी अपना P-8I एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर न्यूज़ को समझेंगे। तो ये तो हो गई करंट अफेयर्स की न्यूज़। उसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एंडलेस इंटेरोगेशन, तो 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट हुई थी पैलेस्टीन में, तो उसमें से एक जर्नलिस्ट जो उस विजिट को कवर करने के लिए गया था, जब वो वापस आ रहा था तो उसको किस प्रकार के इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ा, तो इसको लेके यहाँ पे एक न्यूज़ है, इसको ओवरऑल देखेंगे। फिर इसके बाद अगला आर्टिकल वार्निंग डिजास्टर्स के रिस्पेक्ट में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली क्या बोला है। 2023 से लेकर 2027 तक के वेदर पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। WMO के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। और फाइनली इंडिया की डिप्लोमेटिक स्किल्स, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। तो इतने आर्टिकल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शुरू सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF में अवेलेबल करवा देता हूँ। साथ साथ जो लोग मेरी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, उसके स्टडी मटेरियल में भी आपको ये पर्टिकुलर PDF मिल जाएगी। मेरी ऐप को डाउनलोड रखिए दोस्तों। कुछ ही दिन में, हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में ओवरऑल NCERT ज्योग्राफी का कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ। बहुत स्पीड में NCERT ज्योग्राफी आपके लिए खत्म करवाऊंगा, तो वो वहाँ पे आप अवेल कर सकते हो। चलिए भाई, करंट अफेयर्स की पहली न्यूज़ देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो रिसेंटली ही थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जल्लीकट्टू है वो एक प्रकार का बोवाइन स्टोट है, और ये तमिलनाडु में 1 सेंचुरी से ज़्यादा से एग्जिस्ट कर रहा है। कम से कम 100 साल से ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना भाई। और ये ओवरऑल ये जो लेजिस्लेचर की फाइंडिंग है कि जो बुल टेमिंग इवेंट है, ये कल्चरल हेरिटेज है, ट्रेडिशन है लोगों का, इसको सुप्रीम कोर्ट मानता है। देखिए क्या हुआ था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। इस पर्टिकुलर जजमेंट का नाम था ए नागराज जजमेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ए नागराज जजमेंट 2014 का, उसमें जल्लीकट्टू को क्रूअल बोला गया था। ओके, और ये बोला गया था कि तमिलनाडु की कल्चरल हेरिटेज का पार्ट जल्लीकट्टू नहीं है। तो 2014 में ए नागराज जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उसके रिस्पेक्ट में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि चूंकि तमिलनाडु की सरकार 2017 में कुछ अमेंडमेंट्स कर चुकी, इन अमेंडमेंट्स का नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017, और एक है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स कंडक्ट ऑफ जल्लीकट्टू रूल्स ऑफ 2017। इन दोनों लेजिस्लेशंस के चलते जल्लीकट्टू नाम का जो फेस्टिवल है इसको क्रूअल नहीं रखा गया है। यहाँ पे एनिमल्स का प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल इस फेस्टिवल को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं। ये सारी बातें एफिडेविट में प्लेस की तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि हाँ भाई, जल्लीकट्टू तमिलनाडु की कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है। 2014 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैक्ट नहीं माना था, लेकिन अभी 2023 के जजमेंट में, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर फैक्ट को माना है। फिर यहाँ पे कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी बुलक कार्ट रेसेस के रिस्पेक्ट में और बफेलो रेसिंग के रिस्पेक्ट में जो लॉज हैं उनको वैलिड मांगा है। बफेलो रेसिंग कंबला, इसको तो भाई रिसेंटली जो मूवी आई थी आपकी ओवरऑल भूत कोला को लेके, मैं नाम भूल गया उस मूवी का,
कंटारा मूवी, तो कंटारा मूवी में कंबला दिखाया गया आपको, तो कंबला और जो बुलक कार्ट रेसेस होती है कर्नाटका महाराष्ट्र में, इनको भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया है और जलीकट्टू को भी वैलिड यहाँ पे बताया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है कि जो जलीकट्टू लॉ है 2017 का तमिलनाडु के लेजिस्लेचर का, ये जो पेन और सफरिंग होती है एनिमल्स की जो कि इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको सब्सटेंशियली मिनिमाइज कर देता है। जलीकट्टू को यहाँ पे बोवाइन स्पोर्ट माना गया है। तमिलनाडु के अंदर 1 शताब्दी से ज़्यादा से 100 साल से ज़्यादा से ये ओवरऑल यहाँ पे खेला जा रहा है, तो इस रिस्पेक्ट में इसको तमिलनाडु की कल्चरल हेरिटेज का पार्ट भी यहाँ पे माना है। अब इस बात को लेकर जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट है वो नाराज है। देखिए स्टालिन और जो बाकी ओवरऑल पॉलिटिकल एरिना के जो लोग हैं तमिलनाडु के अंदर वो तो खुश हैं। यहाँ पे बीजेपी की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोल रहे हैं कि पीएम मोदी के कहने पे हुआ, स्टालिन बोल रहे हैं हमारे कहने पे हुआ, लेकिन ओवरऑल फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन FIAPO का बोलना है कि एक बहुत बड़ी हार है, इट इज़ अ बिग सेटबैक टू एनिमल्स, और उन लोगों की हार है जो एनिमल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। इनका बोलना है कि 2017 में ज़रूर तमिलनाडु के लेजिस्लेचर ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, पर उसके बावजूद भी 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 20 बुलों की मृत्यु हो चुकी है जब से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू रीस्टार्ट हुआ है। तो और कितने जानवरों और इंसान की मृत्यु की ज़रूरत है आपको ये बताने के लिए कि जल्लीकट्टू अपने आप में डेंजरस है। तो ये फैक्ट्स अपने आप भी डिस्टर्ब करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जल्लीकट्टू के फेस्टिवल को अप्रूवल दे दिया है, मतलब स्पोर्टिंग इवेंट को अप्रूवल दे दिया। आगे, ऑल 23 पुलिस स्टेशन इन विशाखापट्टनम लाइकली टू गेट ई-मलखान फैसिलिटी बाई जून। देखिए विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नरेट के अंदर आते हैं 23 पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन के अंदर ई-मलखान को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ई-मलखान क्या है? इट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ स्टोरिंग प्रॉपर्टी एंड एविडेंस रिकॉर्ड्स फ्रॉम क्राइम सीन। तो क्राइम सीन से जो भी प्रॉपर्टी या एविडेंस के रिकॉर्ड्स मिलते हैं इनको डिजिटलाइज करना, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर करना। बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जिनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो उनकी फ़ोटो वगैरह खींच कर डिजिटली अपलोड कर देना। होता क्या है दोस्तों, देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पे कुछ पुलिस स्टेशन में काम शुरू हो चुका है, जैसे कंचरापेलम पुलिस स्टेशन, वो इनॉग्रेट हो जाएगा और वहाँ पे ई-मलखान सिस्टम इस महीने के एंड तक इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। KPS के जो सर्कल इंस्पेक्टर हैं आपके कंचरापेलम पुलिस स्टेशन के S विजय कुमार साहब, उन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हमें पुलिस कमिश्नर CK त्रिविक्रम से इंस्ट्रक्शन है और अगले 1 हफ्ते में ओवरऑल ये ई-मलखान फैसिलिटी ओपन हो जाएगी। वैसे मैं बता दूँ ई-मलखान फैसिलिटी ऑलरेडी एक पुलिस स्टेशन है नरसीपत्तनम पुलिस स्टेशन जो कि रूरल इलाके में पड़ता है, जुलाई 2021 में वहाँ पे ऑलरेडी कमीशन किया जा चुका। सिटीज़ के अंदर विशाखापट्टनम पहली सिटी होगी जिसके अंदर के पुलिस कमिश्नरेट के 23 पुलिस स्टेशन में ये ई-मलखान फैसिलिटी को इंप्लीमेंट की जा रही है। होता क्या है दोस्तों, जो भी ओवरऑल क्राइम सीन पे आपको एविडेंस मिले, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स मिले, तो उनको क्या करता है, आपने देखा होगा पिक्चरों में भी अक्सर कर देखा होगा कि एक बड़ा कार्डबोर्ड का डब्बा सा होता है, उस कार्डबोर्ड के डब्बे को एविडेंस बॉक्स बोला जाता है। उसके अंदर सारा एविडेंस डाल दिया जाता है, फिर उस कार्डबोर्ड के डब्बे को स्टोर रूम में रख दिया जाता है। अब स्टोर रूम में पिछले कई 100 सालों में, 100 साल तो नहीं, जब से ओवरऑल वो पुलिस स्टेशन काम कर रहा है, इतना ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा हो चुका है कि जब किसी पुरानी केस फाइल को ढूंढना होता है तो वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ है वो ढूंढता ही रह जाता है कि वो कार्डबोर्ड का डब्बा कहाँ गया, रेलेवेंट एविडेंस बॉक्स वाला। तो इस रिस्पेक्ट पे चीज़ों को डिजिटलाइज किया जाएगा, तो कोई फोटो वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है, तो उसका तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बना दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बना के उसको ऑनलाइन स्टोर कर दिया जाएगा, तो डिजिटली आप रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हो। बहरहाल उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड कार्डबोर्ड साइज का बॉक्स है उसके ऊपर एक डायनेमिक QR कोड चिपकाया जाएगा। वो डायनेमिक QR कोड ऑटोमेटिकली बता देगा कि पुलिस पर्टिकुलर रूम में कहाँ पे रखा हुआ है वो कार्डबोर्ड का डिब्बा, और उस कार्डबोर्ड के अंदर की जितनी चीज़ें उसकी डिजिटलाइज फोटोज़ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में अपलोडेड होंगी। इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी बनाई जाएगी, जिस वेबसाइट में ओवरऑल उस केस से पर्टेनिंग सारे इंस्टेंसेस को नोट किया जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह की फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड की जाएंगी वगैरह वगैरह। समझ गए? तो ये ई-मलखान प्रोजेक्ट है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है भाई, चलिए आगे आ जाते हैं। अगली न्यूज़ है DY चंद्रचूड़ साहब, और मतलब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वेस्ट बंगाल में जो केरला स्टोरी के ऊपर बैन लगाया इसको यहाँ पे हटा दिया, और वेस्ट बंगाल की सरकार भी यहाँ पे अच्छा पलट गई है। देखिए हुआ क्या, डिटेल में समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को बोला कि जो बैन इंप्लीमेंट किया गया वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग के ऊपर, ये यहाँ पे गलत है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर को ये भी बोला है कि आप फिल्म के डिस्क्लेमर में क्लियर कट लिखिए कि ये पर्टिकुलर फिल्म फिक्शनलाइज्ड अकाउंट देता है इवेंट्स का,
और कोई भी ऑथेंटिक डाटा आपके पास एग्जिस्टेंट नहीं है ये सजेस्ट करने के लिए कि सच में 32,000 वुमेन ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया और फिर वो अफगानिस्तान गई आईसिस की तरफ से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो 3 जज बेंच बैठी थी जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने तमिलनाडु की सरकार का सबमिशन यहाँ पे लिया। देखिए क्या है, 3 जगहों से न्यूज़ निकल के आई थी, तमिलनाडु से, ओवरऑल आपका वेस्ट बंगाल से। तमिलनाडु के अंदर ओवरऑल जो सिनेमा हॉल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने फिल्म का जो स्क्रीनिंग है उसको बंद कर दिया था। तमिलनाडु की सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया था। इन सिनेमा ऑर्गेनाइजर्स का ये बोलना था कि भाई उल्टे सीधे अटैक्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। तो तमिलनाडु की सरकार ने बोला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि माई बाप हमने यहाँ पे कोई भी बैन नहीं लगाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार को बोला है कि सारे सिनेमा गोअर्स को आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, पिक्चर देखने से पहले किसी प्रकार का डर किसी के मन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो पिक्चर के ऊपर स्टेट वाइड बैन लगाया गया है, दिस इज बेसिकली एन ओवर रीच एंड ओवर ब्रेड्थ, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि 32,000 वुमेन इस्लाम में कन्वर्ट हुई और फिर लड़ने के लिए वहां पे गई, ये फिगर थोड़ा अपने आप में ज्यादा लग रहा है। तो हरीश साल्वे साहब जो कि फिल्म प्रोड्यूसर के बिहाफ पे यहाँ पे केस लड़ रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई देखिए हम फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करते हैं। हरीश साल्वे साहब बोल रहे हैं कि कोई ऑथेंटिक फिगर अभी के लिए है नहीं, इसलिए हम एक डिस्क्लेमर ऐड करवा देते हैं पिक्चर में कि हाँ भाई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, फिक्शनलाइज्ड डाटा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल रही है कि ठीक है भाई, आप फ्री स्पीच के नाम पे केरला स्टडी मूवी को स्क्रीन कर रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, लेकिन आप एक कम्युनिटी को विलीफाई नहीं कर सकते बिना प्रॉपर एविडेंस के। तो अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि हाँ भाई 32,000 लड़कियां यहाँ पे कन्वर्ट हुई और गई हैं वहाँ पे लड़ने क्लासेस भी यहाँ पे, तो या तो उसको लेके आओ, नहीं तो उसको फिक्शनलाइज्ड इवेंट की तरह दिखाओ। तो फिक्शनलाइज्ड इवेंट की तरह दिखाया जा रहा है। वहीं पे तमिलनाडु के बिहाफ पे जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने बोला कि भाई देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हेट को ड्रामेटाइज किया जा रहा है। इस पिक्चर को मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं और पिक्चरें अगर गलत हैं, उसमें कुछ डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ओवरऑल मिलॉर्ड यहाँ पर हो रहा है। जब वेस्ट बंगाल से पूछा गया तो वेस्ट बंगाल के बिहाफ पे जब सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी साहब सामने आए तो उन्होंने बोला कि माई बाप देखिए हमने बैन तो कभी लगाया नहीं था, वो एक्चुअली में मूवी देखने के बाद चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होने लगी, लोगों के कुछ कमेंट्स आने लगे, लोगों का कंडक्ट बिगड़ने लगा, तो पब्लिक फीडबैक के हिसाब से हमें इस पर्टिकुलर मूवी को बैन करना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूछ के बोला कि केवल 13 लोगों के सबमिशन के बेसिस पे तुमने पूरे स्टेट में पिक्चर का स्क्रीनिंग बंद कर दी, तो ये तुम कैसे कर सकते हो। तो वेस्ट बंगाल भी यहाँ पे ओवरऑल मतलब वेस्ट बंगाल के बिहाफ पे जो सीनियर एडवोकेट है वो अपनी गलती को मान रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ वेस्ट बंगाल की सरकार को बोला है कि जो सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ द वेस्ट बंगाल सिनेमा रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से तुमने ये ओवरऑल बैन लगाया है, ये बैन बिल्कुल गलत है। तो राज्य के बिहाफ पे AM सिंघवी साहब बोल रहे हैं कि साहब हमने बैन नहीं लगाया था, हमने तो फीडबैक के आधार पर कहीं वायलेंस वगैरह ना होने लगे, कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस ना हो जाए, इसलिए मूवी की स्क्रीनिंग को बंद किया था। बहरहाल वेस्ट बंगाल में स्क्रीनिंग फिर से शुरू हो गई है और तमिलनाडु के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि जो लोग भी सिनेमा देखने जा रहे हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, और सिनेमा के फिल्म प्रोड्यूसर से बोला है कि तुम्हारे पास प्रॉपर प्रूफ है नहीं, इसलिए प्रॉपर तरीके से अपने मूवी के डिस्क्लेमर में दिखाओ कि हाँ ये फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है। ठीक है, तो ये था। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ध्वस्त, 3 हेल्ड आफ्टर NIA होल्ड्स रेड इन स्टेट्स। तो भैया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस समय पर तगड़ा एक्टिव है। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया इन कनेक्शन विद द रेड्स। वेडनेसडे को रेड कंडक्ट की है, एक नेशन वाइड ड्राइव चलाई जा रही है, इसका नाम है ऑपरेशन ध्वस्त। तो जो टेररिस्ट इंडिया के अंदर एक्टिव हैं, गैंगस्टर्स के साथ मिलकर स्मगलिंग रैकेट्स चला रहे हैं, उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन कर रही है भारत सरकार। और यहाँ पे NIA ने पंजाब और हरियाणा की पुलिस के साथ मिलकर ओवरऑल 129 लोकेशंस में रेड की। टोटल 324 लोकेशंस रेड की गई पूरे देश में, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह यहाँ पे रेड की गई और बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। इन लोगों का बहुत से लिंक निकल के आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखो तो परवीन वाध्या को भिवंडी हरियाणा से अरेस्ट किया गया, इरफान को न्यू सीलम पे दिल्ली से अरेस्ट किया गया, जस्सा सिंह को मोगा पंजाब से अरेस्ट किया गया, प्रवीण वाधवा कुछ नोटोरियस गैंगस्टर्स जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ ओवरऑल लाइजन करते पाए गए। लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। ओवरऑल सिद्धू मूसेवाला की किलिंग में भी इसका नाम आया था। NIA ने यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स भी सीज किए हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इरफान। जस्सा सिंह जो कि
एट द बिहेस्ट ऑफ कनाडा बेस्ड लिस्टेड टेररिस्ट अर्श दहला की बेसिस पे काम कर रहा था। तो NIA, देखिए ये नाम तो यहाँ पे मैंने बता दिए। तो बेसिकली NIA ऑपरेशन ध्वस्त चला रहा है। वो टेररिस्ट जो ड्रग स्मगलिंग गैंग्स के साथ मिलके इंडिया के अंदर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पे ये ओवरऑल एक्शन कोऑर्डिनेटेड तरीके से लिया गया। फिर अगली न्यूज, मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को 28 मई को। ये क्या न्यूज़ है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी 28 मई को इनॉग्रेट करेंगे द मच अवेटेड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये जो 4 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई गई है, ये बनाई गई है 970 करोड़ रुपए के खर्चे पे। इसको डिज़ाइन किया गया है अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन के द्वारा, HCP डिज़ाइन प्लानिंग और मैनेजमेंट के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 888 मेंबर्स लोकसभा के चैम्बर्स में बैठ सकते हैं अगेंस्ट 543 सीट्स जो कि पुरानी लोकसभा में थी, जो अभी फंक्शनल लोकसभा है, और 300 मेंबर्स आपके राज्यसभा में बैठ सकते हैं। और अभी की जो फंक्शनल पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पे 250 मेंबर ही बैठ पाएंगे। तो नए में 888 मेंबर्स लोकसभा में, 250 मेंबर्स राज्यसभा में, और ओवरऑल अगर ज्वाइंट सीटिंग होती है मेंबर्स की तो लोकसभा वाले इलाके में बैठना पड़ेगा। 1280 लोगों की कैपेसिटी है। ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, मोदी सरकार के 9 साल खत्म होने के 2 दिन बाद यहाँ पे ओवरऑल इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वाइट किया है कि आप आइए और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करिए। ठीक है भाई, तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो अगला मॉनसून सेशन होगा पार्लियामेंट का वो इस नई बिल्डिंग में हो सकता है। तो जो पुरानी बिल्डिंग थी वो 1927 में पूरी हुई थी, ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है, लेकिन उसमें स्पेस की कमी थी, मॉडर्नाइजेशन की कमी थी, इसलिए नए पार्लियामेंट बनाने की जरूरत थी और मिशन मोड में नई पार्लियामेंट यहाँ पे बनाई गई। अब इस रिस्पेक्ट में जो नई पार्लियामेंट बनाई गई वो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई या फिर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक 3.2 किलोमीटर स्ट्रेच है दिल्ली के अंदर, जिसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स, ये सब आते हैं। ये सारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स 1931 से पहले बनी थी। दिल्ली दरबार याद है ना, जहाँ पे डिसाइड किया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की जाएगी। तो दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होने के बाद हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था सब बिल्डिंगों को डिज़ाइन करने के लिए। तो उसके बाद ये सारी बिल्डिंग वगैरह बनी थी और अब इन बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसको नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने अवेलेबल करवा रखी है PDF के अंदर, आप बड़े आराम से इस PDF को पढ़ सकते हो। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान की बात कर रहा है। 2019 से ये पर्टिकुलर न्यूज़ क्वेश्चन में, मतलब न्यूज़ में रही है कई बार। तो ओवरऑल अपोजिशन ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज भी किया है कि इतना पैसा 1000 करोड़ रुपये आप क्यों खत्म कर रहे हो, कोरोना के समय पे भुखमरी हो रही हो वहाँ पे लगाओ। लेकिन फाइनली यहाँ पे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। नॉर्थ साउथ ब्लॉक का इनॉग्रेशन भी आगे आने वाले समय में होगा, अभी के लिए वो बन रहा है भाई। अगली न्यूज़, सेंटर पुशेस वैक्सीनेशन एज लंपी स्किन रेवेजेस कैटल। भैया मई में 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए लंपी स्किन डिजीज के। 128 कैटल डेथ्स अकेले उत्तराखंड में हुई हैं। लेकिन ओवरऑल पिछले साल के रिस्पेक्ट में लंपी स्किन डिजीज के केस इस साल कम है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है कि वैक्सीनेशन भी बड़े स्केल में दी जा चुकी है इन कैटल को। तो इन कैटल में धीरे धीरे करके हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका, सिक्किम में फ्रेश केसेस देखने को मिल रहे हैं लंपी स्किन डिजीज के मई में। ऐसा बोला है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्बन एनिमल हस्बेंड्री ने। सिचुएशन को यहाँ पे रिव्यू किया गया और ये कंक्लूड किया गया है कि ये पर्टिकुलर लंपी स्किन डिजीज कंट्रोल में है। लेकिन 10,000 केसेस लंपी स्किन डिजीज के पिछले 2 हफ्ते में यहाँ पे रिपोर्ट हुए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं। पिछले साल के रिस्पेक्ट में ओवरऑल केसेस कम है। हमने वैक्सीनेशन बहुत तगड़े से दी थी, 9 करोड़ से ज़्यादा कैटल को यहाँ पे वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे और कैटल्स को वैक्सीनेशन देने की बात की जा रही है। तेजी से वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस वैक्सीनेशन के चलते इन कैटल्स में थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आ गई है। इसके लिए जो ओवरऑल फैलाव है इस डिजीज का, जो कंटेजिसिटी है, कंटेजियसनेस इस डिजीज की, वो यहाँ पे काफ़ी कम है। तो दिस ईयर द डिजीज, द इन्फेक्शन इज नॉट एज कंटेजियस एज इट वॉज लास्ट ईयर। ठीक है ना भाई, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर अभिजीत मित्रा जी के द्वारा। उत्तराखंड में भी अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो लंपी स्किन डिजीज के केसेस हैं नए। कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर कुछ केसेस मई से पहले के कुछ नए हैं। ठीक है, तो लंपी स्किन डिजीज में फैलाव देखने को मिल रहा है रिसेंटली, बट हाँ इसकी ग्रेविटी और सीवियरिटी पिछले साल के रिस्पेक्ट में कम है। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किसकी वजह से? वैक्सीनेशन की वजह से। लंपी स्किन डिजीज की बात करो तो एक इन्फेक्शन है
ये कैटल और वाटर बफेलो में होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर लंपी स्किन डिजीज हुआ तो मोर्टेलिटी 10% से कम है। मतलब अगर 100 कैटल्स को लंपी स्किन डिजीज होता है तो 10 से कम कैटल्स यहाँ पे मरेंगी। पहला रिपोर्टेड आउटब्रेक लंपी स्किन डिजीज का था जाम्बिया में 1929 में। ऐसा बताया जाता है कि इट वॉज इनिशियली बिलीव टू बी कॉज्ड बाय पॉइजनिंग और एन एलर्जिक रिलेशन टू इंसेक्ट बाइट्स, बट ये एक प्रॉपर वायरस है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लंपी स्किन डिजीज एनिमल्स के बीच में, कैटल्स के बीच में फैलता है बाइट ऑफ वेक्टर्स की वजह से। मॉस्किटोज और फ्लाइज एक इन्फेक्टेड जानवर को काटेंगे, फिर वो जाके किसी अनइन्फेक्टेड जानवर को काटेंगे और इससे लंपी स्किन डिजीज का जो वायरस है वो फैलेगा। सिम्टम्स क्या है लंपी स्किन डिजीज के? फीवर, डिस्चार्ज फ्रॉम आइज, नोज, ड्रूलिंग, ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन वगैरह वगैरह। तो जो अफेक्टेड जानवर हैं उनकी भूख खत्म हो जाती है, एपेटाइट खत्म हो जाती है, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, मिल्क प्रोडक्शन उनका कम हो जाता है। रिसेंटली इंडिया गोट पॉक्स वैक्सीन को और शीप पॉक्स वायरस वैक्सीन को इस्तेमाल कर रहा है लंपी स्किन डिजीज के लिए। एक हेटेरोलॉगस वैक्सीन है जो कि क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कैटल के लिए इस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। गोट पॉक्स, शीप पॉक्स, LSD ये सब कैप्री पॉक्स वायरस जेनस को बिलोंग करते हैं। इस पर्टिकुलर लंपी स्किन डिजीज के लिए एक लंपी प्रो वैक इन नाम की दवाई भी बनाई गई जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसको जॉइंटली बनाया गया है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन इक्वाइंस और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर ये 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कैटल को। ठीक है भाई, फिर अगली न्यूज, डू डेड इन संकन चाइनीज वेसल, इंडियन नेवी डिप्लॉयज P-8I फॉर सर्च। तो भैया 2 क्यू कैप्सटाइज चाइनीज डीप सी फिशिंग वेसल का कंफर्म डेड है। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने रिसेंटली बोला एक मल्टीनेशनल एफर्ट यहाँ पे चल रहा है, टाइम के अगेंस्ट रेस है मिसिंग क्रू को ढूंढने के लिए। इंडियन नेवी ने भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। एक्चुअली एक फिशिंग वेसल है लू पेंग युआन यू नाम का 028 जिसने ओवरऑल एक डिस्ट्रेस बीकन भेजा। इंडिया ने P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिप्लॉय किया सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिसको आप SAR ऑपरेशन बोल रहे हो। ये इंडिया से लगभग 900 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से AMSA ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी यहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रही है। ये लगभग 5000 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया से और 1300 किलोमीटर साउथ में है श्रीलंका के। एक बहुत बड़ा इलाका इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे ये पर्टिकुलर चाइनीज वेसल हो सकता है। तो जहाँ पे ये हो सकता है, कुल मिला के देखा जाए तो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे पर्टिकुलर चाइनीज वेसल कहीं पे भी हो सकता है। तो बेसिकली इसको ढूंढा जा रहा है। इस पर्टिकुलर वेसल में मिसिंग क्रू हैं 17 चाइनीज नेशनल, 17 इंडोनेशियंस और 5 पर्सन हैं आपके फिलीपींस के। तो सब यहाँ पे ढूंढने के लिए लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया की नेवी लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स लगी हुई है, चाइनीज शिप्स तो यहाँ पे लगे हुए हैं, इंडिया का भी यहाँ पे पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट लगा हुआ है। चाइनीज मिनिस्ट्री के हिसाब से 10 वेसल्स ढूंढ रहे हैं इस पर्टिकुलर वेसल को, जिसमें 3 चाइनीज वेसल हैं, एक फॉरेन शिप भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। कुछ और शिप्स जल्दी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं इस पर्टिकुलर खोए हुए शिप को ढूंढने के लिए। ठीक है, इंडिया ने बोला है कि चूंकि हमारे ऑब्लिगेशंस हैं एज अ क्रेडिबल एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टनर फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एट सी, इसलिए इंडियन नेवी यूनिट्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही। चाइनीज एम्बेसी ने और ओवरऑल चाइनीज सरकार ने इंडियन नेवी के असिस्टेंस को एक्नॉलेज भी किया है और उसके लिए थैंक यू भी बोला है। ठीक है भाई, तो आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस में इतना ही दोस्तों। एडिटोरियल एनालिसिस में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आर्टिकल है एन एंडलेस इंटरोगेशन। ये आर्टिकल मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे रखा है और एक्चुअली में इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस जो लोग इजराइल ट्रेवल करते हैं और इजराइल से भी वेस्ट बैंक में जाते हैं, अगर आप इजराइल से होकर वापस आ गए तो एक अलग बात है, बट अगर आप वेस्ट बैंक साइड जाते हो जहाँ पे पैलेस्टीनियन अरब्स रहते हैं तो आपको इस प्रकार का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। तो ऑथर स्टैनली जॉनी साहब हैं, 2018 में रमल्ला गए थे। रमल्ला पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। क्या हुआ था कि पैलेस्टीनियन प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। अब ऑब्वियस सी बात है किसी देश का प्राइम मिनिस्टर जाएगा ओवरऑल कहीं पे तो उसकी मतलब विजिट को कवर करने के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया के जर्नलिस्ट थे, इजराइल के जर्नलिस्ट थे, दुनिया भर के जर्नलिस्ट यहाँ पे आ रखे थे। तो मोदी जी की विजिट यहाँ पे रैप अप हो गई, मोदी जी वापस चले गए और उसके बाद सारे जर्नलिस्ट भी वापस लौट रहे थे। तो यहाँ पे स्टैनली जॉनी साहब भी वापस लौट रहे थे। इनकी फ्लाइट थी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से, ठीक है ना। तो इनको वेस्ट बैंक से तेल अवीव में जाना था। मीटिंग वेस्ट बैंक के अंदर हुई थी और वेस्ट बैंक के रमल्ला के अंदर हुई थी। रमल्ला अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। दोस्तों नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी बनी हुई है तो उसमें दिखाया जाता है कि रमल्ला वगैरह में जब ये जूज ऑपरेशन करते हैं तो इनके लिए कितना डेंजरस हो जाता है कभी कभी। तो बेसिकली
रमल्ला वाला टैक्सी वाला तेल अवीव नहीं जा सकता, उनको परमिट नहीं होते हैं। तो तेल अवीव से ओवरऑल टैक्सी आती है उठा पिकअप करने के लिए, तो उन्होंने तेल अवीव से टैक्सी उठा बुलाई थी और एक पैलेस्टीनियन अरब इनके साथ था जो कि ईस्ट जेरूसलम का था। ईस्ट जेरूसलम के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा था, तो इजराइल के अंदर एंट्री मारने के लिए कुछ लिमिटेड अरब्स को परमिशन थी। तो ये जो ड्राइवर था ये ईस्ट जेरूसलम का था, ठीक है। तो ये रमल्ला आया, इसने ओवरऑल इस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट स्टैनली जॉनी को पिकअप किया। इस पर्टिकुलर ड्राइवर ने बताया कि तेल अवीव के एयरपोर्ट तक बीच में 3 आप कह लो चेक पॉइंट्स आएंगे और उन तीनों चेक पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। जो पहला चेक पॉइंट था वो था कालांदिया चेक पॉइंट। ये मेन चेक पॉइंट है नॉर्दर्न वेस्ट बैंक और जेरूसलम के बीच में। हजारों के तादाद में पैलेस्टीनियंस जो कि नॉर्दर्न वेस्ट बैंक में रहते हैं और इजराइल के अंदर जाके काम करते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द सिक्योरिटी वॉल। इस सिक्योरिटी वॉल को इजराइल ने बिल्टअप किया है, तो वो इस पर्टिकुलर चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं। तो बेसिकली जो ड्राइवर था उसने चलोम मिस किया, जो सोल्जर था उसने पासपोर्ट मांगा यहाँ पे जर्नलिस्ट का, ओवरऑल पासपोर्ट वगैरह को चेक किया और बाद में जाने दिया। तो पहला चेक पॉइंट तो इनका आराम से निकल गया। उसके बाद ये लोग पहुंचे हाईवे 443 पे। अब जब ये लोग हाईवे 443 पे पहुंचे तो ड्राइवर ने इनको बताया कि हाईवे के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ पैलेस्टीन है, लेकिन हाईवे अपने आप में इजराइल है, तो हाईवे को इस्तेमाल करना पैलेस्टीनियंस को अलाउड नहीं है। द रोड वॉज नॉट ओपन फॉर पैलेस्टीनियंस, ठीक है भाई। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रोड को एक और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है रैचल शाबी, जो कि अपार्थीड रोड भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर रोड को बनाया गया है पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन पैलेस्टीनियंस इस पर्टिकुलर रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है रोड को इस्तेमाल करने की अथॉरिटी केवल इजराइलीज के पास है, या जो भी जिनको भी इजराइलीज अथॉरिटी दे रहे हैं रोड इस्तेमाल करने के लिए। फिर जब तीसरा चेक पॉइंट आया यहाँ पे तब प्रॉब्लम हुई। तीसरे चेक पॉइंट पे सोल्जर्स थे, उसके हाथ में ऑटोमेटेड राइफल थी। उसने जर्नलिस्ट से पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट दिया गया। फिर इससे पूछा गया कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, जबकि वीज़ा पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट को एज अ जर्नलिस्ट कवर करने आए। उसके बावजूद भी बार बार पूछा जा रहा है। फिर ओवरऑल ऑथर से बोला गया कि बाहर उतरिए, सारी बिलोंगिंग्स इसकी एक एक करके निकलवाई गई बैग से, स्क्रीनिंग रूम में इसको लेके आया जाए। जो ओवरऑल सोल्जर्स थे वो गन लेके वहाँ पे खड़े हुए थे, बेड निकाली गई, जैकेट निकाली गई, स्क्रीनिंग मशीन के थ्रू चलवाया गया। तो ओवरऑल यहाँ पे इतनी कुछ चेकिंग वगैरह होने के बाद और बहुत देर इंतज़ार करवाने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट इनको हैंडओवर किया गया और बोला गया कि अब जाओ। फिर ये फाइनली बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी ऑफिशियल ने इनको रोक लिया। वहाँ पे भी ये बहुत देर खड़े रहे। फाइनली इनको इनका पासपोर्ट दिया गया और हैप्पी फ्लाइट बोल के भेज दिया गया। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहा था, ये जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट बोल रहा था कि ऐसा नहीं था कि ये पहली बार इजराइल गए हों, ये पहले भी कई बार इजराइल जा चुके हैं। और उसके अलावा दोस्तों इनके वीज़ा पे साफ साफ लिखा हुआ था कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट को कवर करने के लिए आए हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी, इतने क्रेडिबल प्रूफ्स होने के बाद भी इतनी खतरनाक इनकी चेकिंग हुई है। तो नॉर्मल केसेस में अगर कोई रमल्ला या वेस्ट बैंक के किसी भी इलाके में जाना चाहे तो उसको किस प्रकार की चेकिंग से गुजरना कर सकता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो पैलेस्टीनियन एक्सपीरियंस था, ये पर्टिकुलर जर्नलिस्ट बोल रहा था, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग था। इस प्रकार का इंटरोगेशन इनको कभी नहीं झेलना पड़ा, ठीक है। और ये जर्नलिस्ट थे इंडिया के, तो इंडिया से आने वाले जर्नलिस्ट का इतना इंटरोगेशन हो रहा है, जबकि इंडिया के इजराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशन है। तो बाकी कंट्रीज का तो यहाँ पे क्या ही हाल किया जाएगा। तो पैलेस्टीन में ओवरऑल अगर किसी को जाना है तो किस हिसाब के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, ये जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली वार्निंग इशू की है। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एनुअल अपडेट इशू किया है और ये बोला गया है कि नेक्स्ट डेकेड में जो टेम्परेचर ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स के बारे में बात की गई। तो 2023 से लेके 2027 के बीच में 1850 से लेके 1900 में जो एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था ना, उससे टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड हाई हो सकता है। और 66% चांस ये है कि 2023 से लेके 2027 के किसी एक पर्टिकुलर साल में ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाएगा अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स किसी ना किसी एक साल में। ऑब्वियसली बात है 5 साल का एवरेज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस नहीं करेगा, बट कोई एक साल भी यहाँ पे क्रॉस कर जाता है तो वो अपने आप में बहुत टेंशन वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि इसी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रेशोल्ड को लेके इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपीटेडली ये बोलता रहता है कि अगर ये पर्टिकुलर
टेम्परेचर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट में हमें पूरी दुनिया में डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। इंटर गवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग्स में ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंदर रोकने की कोशिश की जा रही है, और हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगले 5 सालों में ही क्लियर होने वाला है। तो अपने आप में ये एक बहुत टेंशन की बात है। अगर आप देखो तो जो मीन निकलने वाला है 2023 से लेकर 2027 का, ये बहुत ज़्यादा हाई होगा 2018 से लेकर 2022 तक में। इसकी एक वजह और बताई जा रही है, एल नीनो साउदर्न ऑस्लेशन। एल नीनो साउदर्न ऑस्लेशन दिसंबर टू फरवरी 2023 से 24 में एक्टिव होगा। तो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर कम से कम आधा डिग्री तो केवल एल नीनो की वजह से बढ़ा होगा, और ये एल नीनो कहीं ना कहीं इंडियन मानसून्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ओशन टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो साइक्लोन्स भी ज़्यादा आएंगे। अभी रिसेंटली साइक्लोन मोचा ने म्यांमार में कितना बवाल मचाया, तो इस प्रकार के साइक्लोन्स और आ सकते हैं। तो कुल मिला के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को आगे आने वाले डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। तो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बोली जा रही। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 192 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है WMO का। ओवरऑल ये बना था ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 के वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस में। इसको रेटिफाई किया गया WMO कन्वेंशन के द्वारा 23 मार्च 1950 को। स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी है उस समय पे यूनाइटेड नेशंस की फॉर मीटरोलॉजी, वेदर एंड क्लाइमेट, ऑपरेशन हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेज। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और आज का फाइनल आर्टिकल, और लॉन्ग ड्रॉन टेस्ट फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक स्किल। इंडिया की डिप्लोमेटिक स्किल का टेस्ट होने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पे सुहासिनी हैदर जी बोल रही है। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी एक वीक लॉन्ग जर्नी पे निकल रहे हैं जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया 19 मई से, और कुछ सब्सटेंसिव ग्लोबल इश्यूज के ऊपर यहाँ पे बातचीत होगी। G7 के लीडर्स के साथ बातचीत होगी हिरोशिमा जापान में। बेसिकली यहाँ पे मल्टीलेटरल स्फीयर में इंडिया ज़्यादा इंगेज कर रहा है rather than bilateral sphere। ओवरऑल मल्टीलेटरल स्फीयर में इंगेज करना ज़रूरी भी हो गया, क्योंकि दुनिया इस समय पे काफ़ी पोलराइज हो रखी है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। चाइना के चलते जो ट्रेड एक्सेस, सप्लाई चेन रिलायबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम है, उसके रिस्पेक्ट में बातचीत होगी। क्वाड समिट यहाँ पे हो चुकी है कैंसिल। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कुछ डोमेस्टिक ट्रबल्स के चलते क्वाड समिट तो देखो हो नहीं रही। तो ओवरऑल G7 की मीटिंग होगी। G7 की मीटिंग में हो सकता है चारों क्वाड लीडर्स बैठ के क्वाड के रिस्पेक्ट में कुछ बातचीत कर लें। उसके बाद इंडो पैसिफिक का कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज है, जिसमें मोदी जी को वॉशिंगटन में इनवाइट किया गया। अपने आप में एक बहुत रेयर विजिट मानी जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की ऑनर इससे पहले इंडिया के प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1963 में, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब को मिला था 2009 में। तो इस पर्टिकुलर विजिट से ओवरऑल इंडिया US के टाइज थोड़े और अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद मोदी जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होस्ट करेंगे इंडिया के अंदर जुलाई 3 से 4, जिसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना के, रशिया का व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, ये सब इंडिया के अंदर आएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि SCO समिट रिसेंटली जब गोवा में हुई तो बायलेटरल मुद्दे डोमिनेट करने लगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इंडिया चाइना का बायलेटरल मुद्दा, इंडिया पाकिस्तान का बायलेटरल मुद्दा, ये बायलेटरल मुद्दा ओवरऑल SCO के मोटो को या प्रिंसिपल्स को या एजेंडा को अफेक्ट ना करे, बट कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करके ले ही जाता है। तो सार्क को जिस प्रकार से बर्बाद कर दिया था पाकिस्तान ने, हो सकता है SCO को भी इंडिया के कंटेक्स्ट में इस प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश करे पाकिस्तान। और ये बात ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पसंद नहीं आएगी। लेकिन चाइना बहुत हद तक प्रो पाकिस्तान हो रखा है यहाँ पे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करो दोस्तों, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन, GDP ग्रोथ, एनर्जी रिसर्व्स में ये पर्टिकुलर ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन गोवा में इस पर्टिकुलर ग्रुप की मीटिंग में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, आगे ना क्रिएट हुए, ये सारे कंट्रीज को मिला के काम करना है। फिर SCO समिट के एक हफ्ते के बाद मोदी जी जाएंगे यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे चीफ गेस्ट हैं फ्रांस के नेशनल बैस्टिल डे परेड में। उसके बाद कुछ और यूरोपियन कैपिटल्स में इनकी विजिट हो सकती है। फिर ब्रिक्स समिट है साउथ अफ्रीका के अंदर, जहाँ पे मोदी जी रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के लीडर्स के साथ इंगेज करेंगे। ब्रिक्स पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर बातचीत होगी। डॉलर डिनोमिनेटेड इंटरनेशनल सिस्टम को सबवर्ट करने की बात की जाएगी। तो बेसिकली ओवरऑल इंडिया यहाँ पे बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम्स पे इंगेज कर रहा है अलग अलग कंट्रीज के साथ, जिसमें US, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम इंगेज कर रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज के साथ भी हम इंगेज कर रहे हैं, रशिया के साथ भी इंगेज कर रहे हैं। ओके, मोदी जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट की कोई भी पर्टिकुलर मीटिंग यहाँ पे ओवरऑल होस्ट या फिर अटेंड नहीं की है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिया का जो मल्टीलैटरलिज्म वाला स्टांस है ये इफेक्टिव भी रहा है।
जब इंडोनेशिया के पास G20 की लीडरशिप थी तो इंडोनेशिया ने रशिया के अगेंस्ट अपोजिशन दिखाने के लिए यूक्रेन के मिनिस्टर्स को होस्ट किया था। अगर आप देखो तो जोको विडोडो कीव गए थे, फिर यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया गया था, G20 में फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा को इनवाइट किया गया था। इंडिया यहाँ पे एक बैलेंसिंग एक्ट भेज रहा है। इंडिया को इंडोनेशिया जैसे काम करने की जरूरत नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाने के लिए कि हाँ भाई रशिया यूक्रेन वॉर में हम रशिया के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया के मल्टीलैटरलिज्म वाले स्टेप को बहुत सी और कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की और इजराइल। बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है इंडिया, और इंडिया की ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अप्रोच बहुत सी अलग अलग कंट्रीज को नजर आ रही है। रिसेंटली ये अप्रोच सऊदी अरेबिया और ईरान का जो एग्रीमेंट हुआ था ओवरऑल जो चाइना ने ब्रोकर किया उसमें ये चीज़ नजर आई, कहीं ना कहीं यूएस से इंडिपेंडेंस चाहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। हालांकि कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट्स इंडिया की इस अप्रोच को खराब कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल की डेट में इंडिया चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई बवाल शुरू हो जाता है, या यूक्रेन ओवरऑल मॉस्को के रिस्पेक्ट में ऑफेंसिव में कुछ ज़्यादा ही ग्राउंड गेन कर लेता है, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक ब्लैक स्वॉन इवेंट की तरह काम कर सकती है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, मल्टीलेटरल फॉरेन पॉलिसी अप्रोचेस को थोड़ा अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ व्यू पॉइंट यहाँ पे सुहासिनी हैदर साहब मैडम ने दिए हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। तो इतना ही था दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर एडिटोरियल और करंट अफेयर्स डिस्कशन में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें, और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके आप ओवरऑल नए लेक्चर्स को कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।